नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां। इसमें भी कौन सा पढ़ रहे थे? अब हिंदी भाषा को तो 3 भागों में बांटते हैं अपन। शिक्षण विधियों को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण और व्याकरण शिक्षण। तो अपन व्याकरण शिक्षण में चल रहे थे और व्याकरण शिक्षण में भी अपन क्या पढ़ रहे थे? व्याकरण शिक्षण की विधियां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं कि आज की क्लास में अपन व्याकरण शिक्षण की कौन कौन सी विधियों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए व्याकरण शिक्षण की क्या पढ़ रहे हैं अपन? विधियां। व्याकरण को किन किन विधियों द्वारा पढ़ाया जा सकता है? कुछ विधियां अपनों ने देख भी ली है। अब अपन बात करते हैं प्रत्यक्ष व्याकरण शिक्षण की विधि या प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि। प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण जो विधि है, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि। अब यहां पर आप सोच रहे हो कि भाई पढ़ तो रहे हैं अपन व्याकरण और आपने लिख दिया भाषा शिक्षण। क्यों भाई, भाषा को व्याकरण से नहीं सीखा जाता क्या? तो अब यहां पर अपन बात कर रहे हैं, देखिए प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि। अब प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि का मतलब क्या है कि प्रत्यक्षतः देखकर व्याकरण सीखना। अब प्रत्यक्षतः अपन किसको देखेंगे? व्याकरण की किताब को देखकर? जी नहीं, इसमें है वो प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रति जोड़ अक्ष से ये शब्द बना है और अक्ष का मतलब अक्षी से लिया जाता है और अक्षी का मतलब होता है आंख, यानी जो आंख के सामने हो उसको वैसा का वैसा देखकर सीखना। सीधी सी भाषा में कहूं तो अनुकरण द्वारा सीखना। अर्थात यदि विद्यार्थी कहीं भी ऐसा हो कि कोई भी बोल रहा है और जब वो बोल रहा है तब वो बात करते करते कुछ शब्द पकड़ लेता है और कुछ शब्दों को पकड़कर वो उच्चारण करना सीख जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे इन चीजों को सीख लेते हैं। अब मान लीजिए कि एक लड़की, सच्ची घटना बता रही हूँ, एक लड़की का ननिहाल हरियाणा में है। अब वो हरियाणा गई तो हरियाणा जाकर और उसने देखा कि भाई हरियाणा में तो सुंदर जो चीज होती है उसको एंडी एंडी लग रही है, तो इस प्रकार से एंडी बोला जाता है। अब वो जैसे ही राजस्थान में वापस अपने घर आती है तो वो हर सुंदर चीज के लिए एंडी एंडी ड्रेस है, एंडी लाग रही है, मतलब हर जगह एंडी शब्द का प्रयोग करना शुरू कर देती है। तो उसने कैसे सीखा? उसने प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि द्वारा सीखा। तो यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ कि भाई ये कोई स्पेशल व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई अपन खड़े हो गए और अपन बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि भाई ये शब्द तुम प्रयोग में लाया करो। जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती है ना, वैसे कि भाई ये शब्द तुम काम में लाया करो, ये शब्द अच्छे चल रहे हैं, ये शब्द अच्छे लगेंगे। जैसे मान लीजिए एक लड़की है, उसने पहले अपन जैसे बात करते हैं कि भाई एक व्यक्ति को ऐसे करना चाहिए, एक व्यक्ति को। अब वो कहीं गई जहां पर उर्दू का माहौल था तो लोग यूं बोल रहे थे हर एक शख्स, तो उसने शख्स वर्ड पकड़ लिया। तो इस प्रकार से शब्दों को बालक है वो खुद प्रभावित होकर और उनका अनुकरण करने लग जाता है, उनको पकड़ लेता है। तो वो कौन सी शिक्षण विधि मानी जाती है? प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि मानी जाती है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि इस विधि में या इस विधि द्वारा नियमित व्याकरण शिक्षण नहीं करवाया जाता। पहली बात तो ये होगी कि इस विधि द्वारा नियमित व्याकरण शिक्षण करवाया नहीं जाता। तो दूसरी बात कौन सी होगी? दूसरी बात यहां पर हो जाएगी कि भाई इस विधि के अंतर्गत क्या होगा? एक तो नियमित व्याकरण शिक्षण नहीं करवाया जाएगा, दूसरा विद्यार्थी क्या होंगे? विद्यार्थी प्रत्यक्षतः
देख या सुनकर, पूरा ही लिखते हैं ना अपन, देखकर या सुनकर, देखकर या सुनकर क्या करते हैं, शब्दों का अनुकरण करते हुए सीखते हैं। अब अनुकरण करते हुए सीखते हैं तो शिक्षक को क्या प्रयास करने चाहिए इस संबंध में कि भी बालक अच्छे अच्छे शब्द सीख जाए, बालक भाषा का ज्ञान प्राप्त कर ले, क्या करना चाहिए उसे? देखिए, शिक्षक को ऐसे चाहिए, सामान्यतः अपन सेमिनार वगैरह आयोजित करवाते हैं, विद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो, तो वहां पर अपन लोगों को आमंत्रित करते हैं। तो इस विधि के लिए, इस विधि के दौरान जब शिक्षक यूं चाहता है कि भी हमारे बच्चे भाषा को अच्छे से ग्रहण करें, तो उसको क्या करना चाहिए, शिक्षक को करना चाहिए कि जिन शिक्षकों का या जिन व्यक्तियों का भाषा पर अधिकार है ना, उनको आमंत्रित करना चाहिए और उनको आमंत्रित करते हुए बच्चों को उनसे वार्तालाप के अवसर दिए जाने चाहिए। तो अगर बच्चे खुद उनसे वार्तालाप कर रहे हैं तो वो अच्छे से सीखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं कि क्या इसके द्वारा हो सकता है। तो देखिए, आगे इसमें अपन ये कह सकते हैं कि भाई पहली बात तो ये होगी कि इसमें जो शिक्षक है वह किसी भाषा पर अधिकार वाले व्यक्ति को आमंत्रित करेगा। तो अपन लिख लेते हैं इसको कि इस विधि द्वारा शिक्षण हेतु भाषा पर पूर्णाधिकार प्राप्त लोगों से विद्यार्थियों को वार्तालाप के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो इस विधि द्वारा शिक्षण हेतु क्या करना चाहिए, भाषा पर पूर्णाधिकार प्राप्त लोगों से विद्यार्थियों को वार्तालाप करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज ये भी कह सकती हूँ कि भी ऐसे नहीं हो कि बालक को सिर्फ मशीन बना दिया जाए, बालक को खुद से सीखने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। उसको सिर्फ यूं हो कि वो बात कर रहा है तो उसको बात करने दो, ऐसे नहीं कि तुम्हें इस शब्द का प्रयोग करना है, नहीं, वो खुद से किन किन चीजों को पकड़ता है उन चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी उसके लिए उसे अवसर दिए जाने चाहिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन एक दो चीजें इसके अंतर्गत और लिख देते हैं और अपन देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें अपन ये कह सकते हैं कि भी इस विधि में बालक को स्वयं सीखने हेतु अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। इस विधि में बालक को स्वयं सीखने हेतु अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। तो अगर बालक स्वयं सीख रहा है तो वो क्रियाशील होगा, तो इसलिए इसको अपन क्या कह सकते हैं, इस विधि में अपन यूं कह सकते हैं कि बालक क्रियाशील रहेगा, बालक क्रियाशील रहता है।
साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई इसमें बालक स्वयं सीख रहा है तो बालक का मानसिक विकास होगा, क्योंकि उसका मानसिक विकास खुलेगा तो बालक का मानसिक विकास होगा। परंतु एक बात यहां पर ध्यान देने योग्य है कि यह विधि है वो अत्यधिक उपयुक्त कहाँ मानी जाएगी, कौन से स्तर पर मानी जाएगी। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देख लेते हैं आगे। तो देखिए आगे अपन ये कह सकते हैं कि भाई इस विधि द्वारा शिक्षण सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक कक्षाओं में ही उपयोगी हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक शिक्षाओं में हालांकि अगर ऐसा कुछ हो, कोई यदि शिक्षक आ रहा है उससे बात करके बालक सीखे, तो देखिए बड़ी कक्षाओं में बड़े जो बच्चे होते हैं उनके लिए इतना समय नहीं रहता कि वो शिक्षकों से और इस प्रकार के शब्दों से व्याकरण सीखें। पहली बात तो उनका मानसिक विकास हो जाता है, बड़े बच्चों का तो मानसिक विकास हो जाता है तो वो खुद सीखने लगते हैं। दूसरी बात, छोटे बच्चे ज्यादा भाषा के प्रति प्रभावित होते हैं। ये अपनों ने देखा भी था कि भी यदि बालक जो किशोरावस्था से पूर्व की उम्र है उस तक विद्यार्थी का एलईडी सक्रिय रहता है, तो वो उस दौरान भाषा को जितना ग्रहण कर पाएगा उतना ही सबसे ज्यादा वो ग्रहण कर पाएगा। सॉरी, यहाँ पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि भाई बालक जब छोटा है तब वो शब्दों को अत्यधिक ग्रहण करेगा, तो इसलिए उस उम्र में ही यह विधि ज्यादा प्रभावी हो सकती है। साथ साथ यदि उच्च शिक्षा के दौरान यदि आप ऐसे सेमिनार वगैरह आयोजित करते हो तो कुछ हद तक तो सफल होंगे, परंतु बड़ा होने के बाद बालक किसी और के शब्दों को पकड़ने में इतनी रुचि नहीं लेता जितना छोटा बालक ले सकता है। तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि यह विधि प्राथमिक स्तर पर अत्यधिक उपयोगी विधि है। प्राथमिक स्तर पर ही ये उपयुक्त विधि मानी जा सकती है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो देखिए आगे अपन बात करते हैं, अपनों ने बात की प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि की। अब अपन बात करते हैं, देखिए व्यावहारिक, अगली विधि है व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण विधि। यहां पर आपको मैं बता देती हूं कि देखिए व्यावहारिक का मतलब होता है सामान्य तौर पर, और नियमित का मतलब होता है नियम व सिद्धांतों के माध्यम से। तो यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं? व्यावहारिक व्याकरण की बात कर रहे हैं। तो व्यावहारिक में अपन कौन सी चीजें शामिल करेंगे? एक शिक्षक जो कक्षा शिक्षण करवा रहा है, कक्षा में विद्यार्थियों को शिक्षण करवा रहा है, अध्ययन करवा रहा है, तो उस दौरान वो क्या करता है कि मान लीजिए कि कोई रुचिकर पाठ लेकर बैठा है और मान लीजिए कि कोई रुचिकर विधि से अध्ययन करवा रहा है। देखिए एक विधि है जो व्याकरण शिक्षण में भी चलती है और भाषा शिक्षण में भी चलती है, जिसे अपन समवाय विधि, मैंने आपको कहा भी था पीछे अपन पद्य शिक्षण पढ़ रहे थे तब मैंने उसका सामान्य परिचय करवाया था और ये भी कहा था कि भाई व्याकरण शिक्षण के दौरान अपन पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि समवाय विधि एक रुचिकर विधि है और इस द्वारा शिक्षक पद्य का शिक्षण करवा रहा है। बहुत ही रोचक व आकर्षक पाठ का अध्ययन करवा रहा है। बालक रुचि ले रहे हैं, बालक पूर्णतः जो शिक्षण हो रहा है उसमें आनंद ले रहे हैं। अब जब वो आनंद ले रहे हैं तो उस समय जैसे ही उसमें कोई भी वचन संबंधी बात आ जाए तो शिक्षक वचन का ज्ञान करवा दे कि भाई वचन कितने होते हैं,
दो वचन, कौन कौन सी, एक वचन, बहुवचन। यहाँ पर मैं संस्कृत की बात नहीं कर रही हूँ, आप संस्कृत की भी तैयारी कर रहे हो, मैं जानती हूँ। तो संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जबकि हिंदी में 2 ही वचन स्वीकार किए जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। उसके बाद यदि कोई लिंग आ जाए, लिंग से संबंधित बात आ जाए, तो यहाँ पर जो शिक्षक है वो लिंग का ज्ञान करवाने लग जाए। कैसे कि भाई लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर अपन बात करें उसकी संस्कृत की, तो उसमें नपुंसक लिंग भी होता है। तो इस प्रकार से होता है। यदि वहां पर कहीं पर भी बात आ जाए ध्वनि की, तो ध्वनि कितनी प्रकार की हो सकती है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, कितने प्रकार की और कौन कौन सी ध्वनियां हो सकती है, उनका भी वहां पर शिक्षक ज्ञान करवा दे। वर्तनी संबंधी कोई बात आ जाए, वर्तनी का मतलब होता है कि जो शुद्ध व अशुद्ध लेखन कार्य, तो अगर इससे संबंधित कोई बात आ जाए, तो शिक्षक वहां पर वर्तनी का ज्ञान भी बालक को करवाने लग जाए। इसी के साथ वहां पर कोई अच्छा व महत्वपूर्ण शब्द आ जाए, तो वहां पर उसका शब्द से संबंधित भी ज्ञान करवा दे। यदि शिक्षक इस प्रकार से इस पाठ के साथ और इन चीजों का व्यावहारिक ज्ञान, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि पूर्ण नियम से सारा का सारा ज्ञान संभव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ व्यावहारिक बातें इनसे संबंधित बता देता है, तो वहां पर कौन सी शिक्षण विधि मानी जाती है, व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण मानी जाती है। और ये भी बता देती हूँ कि ये विधि लगभग सभी शिक्षक प्रयोग में लाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पाठ को रुचिकर रखना चाहते हैं, तो वो ज्यादा नियमों के चक्कर में नहीं पड़ते, थोड़ा सा उसको खोलकर बता देते हैं, ताकि विद्यार्थी का ध्यान भी नहीं भटकता और वो उसमें और अधिक रुचि लेने लगता है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि देखिए, अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, शिक्षक द्वारा कक्षा शिक्षण के दौरान आकर्षक व रोचक विधि द्वारा पाठ का अध्ययन करवाया जाता है। ठीक है, ये सामान्य बात बताई है कि कोई भी शिक्षक यूं चाहता है कि मेरी क्लास रुचिकर हो, तो वो क्या करता है, कोई भी रोचक और आकर्षक विधि लेता है, शिक्षण की विधि लेता है, जिससे वह अपने पाठ का अध्ययन करवा रहा है। अब पाठ का अध्ययन में मैंने आपको सिर्फ पाठ कहा है, न मैंने गद्य कहा, न मैंने पद्य कहा। अर्थात किसी भी पाठ का अध्ययन शिक्षक करवा सकता है। अब क्या हुआ कि उसी पाठ के दौरान, उसी अध्ययन के दौरान शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान करवाता है। अब किसका करवाता है, आप ये पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। तो यहां पर अपन आगे देखेंगे कि इसमें शिक्षक क्या करता है। तो देखिए, इसके बाद शिक्षक क्या करेगा, उस पाठ का अध्ययन करवाने के दौरान ही यहां व्यावहारिक ज्ञान का अर्थ
ज्ञान का अर्थ है कि शिक्षक, व्यावहारिक ज्ञान का अर्थ क्या है? शिक्षक पाठ में आए प्रसंग के अनुसार शब्द हो गया, वचन हो गया, काल हो गया, लिंग हो गया, वर्तनी हो गया, इसके साथ साथ है वर्ण हो गया, इत्यादि संबंधी बालक के विकारों को दूर करने का प्रयास करता है। वो क्या करता है कि यहाँ व्यावहारिक ज्ञान का अर्थ है, क्या अर्थ है कि शिक्षक पाठ में आए प्रसंग के अनुसार शब्द, वचन, काल, लिंग, वर्तनी, वर्ण इत्यादि का मतलब है कि और भी चीजें आ सकती है। तो इत्यादि संबंधी बालक के विकारों को दूर करने का प्रयास करता है, यानी बिल्कुल सामान्य ज्ञान करवा देता है। इसीलिए इस विधि को अपन क्या कहते हैं? व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण विधि कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन देख लेते हैं कि इस विधि के सोपान कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, अब मान लीजिए कि शिक्षक कोई पाठ पढ़ा रहा है, ठीक है। अब पाठ पढ़ाते समय शब्द आ गया हरि। अब बालक जानते हैं कि भाई हरि कहते हैं ना, हरि हर, तो हरि विष्णु और हर महादेव, तो हरि विष्णु भगवान को कहते हैं। बालक इस बात को जानते हैं, विद्यार्थी जानते हैं कि हरि का मतलब है विष्णु, हरि का मतलब भगवान। अब यहां पर है तो शिक्षक ने यूं कहा कि भाई हरि अर्थात वहां पर, अब मान लीजिए कोई इस प्रकार की कहानी चल रही है कि वहां पर हरि आ गए। अब हरि आ गए तो विद्यार्थी यूं सोच रहे हैं कि विष्णु भगवान आ गए, परंतु शिक्षक ने यूं कहा कि नहीं, हरि का मतलब है शेर। तो अब विद्यार्थी प्रश्न करेंगे कि भाई हरि तो भगवान विष्णु को कहते हैं, तो शिक्षक यूं बता देगा कि भाई हरि का मतलब शेर भी होता है। क्यों? क्योंकि हरि के अनेक अर्थ निकल सकते हैं। तब उससे संबंधित जो रहीम दास जी का दोहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस प्रकार से ये तीन चीजें आ जाए। तो यहाँ पर शिक्षक यूं कह दे कि वे पानी के अनेक संदर्भों में अनेक अर्थ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी भी अनेकार्थक शब्द है, तो एक शब्द के अनेक प्रयोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर वो बता दे कि भाई पानी का मोती के संदर्भ में तो किस अर्थ में लेकर जाएंगे? चमक के अर्थ में। और मानस का अर्थ, मानस यानी मनुष्य के अर्थ में पानी का संबंध किससे होगा? इज्जत से। और चून यानी आटे के संबंध में पानी का अर्थ क्या होगा? जल होगा। तो इस प्रकार से अब शिक्षक ने क्या किया कि हरि शब्द का अर्थ बताने के लिए उसने एक उदाहरण का प्रयोग किया, ठीक है। तो सबसे पहले तो शिक्षक क्या करता है, इसके दौरान उदाहरण प्रस्तुत करता है, ठीक है। उदाहरण के बाद वो प्रश्न पूछता है उससे संबंधित कि अभी यहाँ पर बताओ पानी का अर्थ किस में जाएगा? तो मोती का पानी बहुत सुंदर है, इसका मतलब मोती की चमक बहुत अच्छी है। मनुष्य के संदर्भ में, अब मनुष्य का पानी बहुत अच्छा है,
ऐसा तो कहा नहीं जाता, और पानी का मतलब जल तो लिया नहीं जाता। ऐसे कहते हैं ना कि किसी के घर पे गए, पानी उतर गया, मतलब इज्जत खराब हो गई, बात नहीं की तो इसलिए वहां पर इज्जत के संदर्भ में और आटे के संदर्भ में, तो इस प्रकार से वो क्या करेगा, प्रश्नोत्तरी करेगा। और प्रश्नोत्तरी के बाद यदि अपन बात करें तो इन प्रश्नोत्तरी के बाद शिक्षक इन दोनों में संबंध स्थापित करते हुए और नियम निकालेगा कि भाई इस प्रकार से एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, और वो वहां पर नियमीकरण कर देगा। तो इस प्रकार से अगर अपन यहाँ पर बात करें कि भाई इस विधि के सोपान कौन कौन से हो सकते हैं, तो इस विधि के प्रमुख सोपानों की बात करें तो भाई सोपान 3 ही होते हैं। और सोपान 3 कौन कौन से होते हैं, तो पहला उदाहरण होता है, और उसके बाद दूसरा प्रश्नोत्तरी होता है, प्रश्नोत्तरी, और उसके बाद तीसरा कौन सा होता है, नियमीकरण होता है। इस प्रकार से इसके 3 सोपान माने जाते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसी के साथ हमने यह विधि भी कंप्लीट की। उसके बाद अपन बात करेंगे खेल विधि की। तो खेल विधि भी यहां पर महत्वपूर्ण मानी जाती है शिक्षण की, व्याकरण शिक्षण की। तो खेल विधि में क्या होता है, किस प्रकार से चलता है, ये भी अपन देख लेते हैं। देखिए, व्याकरण शिक्षण की जो खेल विधि है, जाहिर सी बात है, नाम से स्पष्ट है, खेल खेल के माध्यम से। अब खेल खेल के माध्यम से ये तो है नहीं कि आप बालक को संधि पढ़ा देंगे। खेल खेल के माध्यम से सामान्य तौर पर, जैसे वचन, छोटे छोटे विद्यार्थियों के लिए है ये विधि, तो आप खेल खेल के माध्यम से जैसे वचन का ज्ञान करवा दिया, लिंग का ज्ञान करवा दिया, काल का ज्ञान करवा दिया, तो इस प्रकार से इन प्रसंगों का ज्ञान आप करवा सकते हैं। खेल खेल में आप इस प्रकार से भी मान सकते हैं कि भाई खेल के दौरान आपने कोई इस प्रकार का वातावरण तैयार किया है जिसमें अनेक प्रकार के एरो लगे हुए हैं। एरो का मतलब चिन्ह, तो वहां पर आप ये जो विराम चिन्ह होते हैं उनका भी अध्ययन खेल विधि के दौरान आप करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से अनेक चीजों का अध्ययन वहां पर किया जा सकता है। अपन देखें खेल विधि में किस प्रकार से होता है, तो देखिए खेल विधि ये कहती है कि खेल खेल में बालक को व्याकरण का ज्ञान करवा देना। नियमित व्याकरण नहीं, यहाँ पर भी व्याकरण, यहाँ पर भी व्यावहारिक व्याकरण। तो इसमें अपन ये लिखेंगे कि भाई इस विधि के दौरान खेल खेल में बालक को शिक्षक द्वारा लिंग, वचन, काल, विराम चिन्ह आदि का ज्ञान करवाया जाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, 1-2 बातें इसमें और रहती है वो भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए इसके संबंध में अपन 1-2 चीजें और देख सकते हैं, और वो 1-2 चीजें क्या है कि एक तो इस विधि द्वारा शिक्षण में बालक रुचि लेते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि यह विधि है वो शिक्षण की कौन सी मानी जा सकती है, रुचिकर में विधि मानी जा सकती है। साथ साथ खेल के नियमों के अनुसार विद्यार्थी क्या करते हैं, विद्यार्थी व्याकरण के सिद्धांतों को भी, हृदयंगम
कर लेते हैं। हृदयंगम का मतलब होता है अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ये लीजिए, तो ये विधि एक रुचिकर विधि है और खेल के नियमों के अनुसार यदि शिक्षक द्वारा बताया जाता है तो जाहिर सी बात है वो रुचि लेते हैं और वो जो भी सिद्धांत या नियम बताए जाते हैं उनको अच्छे से आत्मसात भी कर लेते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर अपनों ने 3 विधियां कंप्लीट की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगली विधियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।